हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो घुटने के अंदर एक लिगामेंट के टूटने की वजह से होती है। ये लिगामेंट का नाम होता है ACL। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा उसकी अंदर की चीज़ को हम समझते हैं। इसके अंदर 3 हड्डियाँ पड़ती हैं। ऊपर की तरफ फीमर बोन होती है, नीचे की तरफ टिबिया बोन होती है और इनके आगे की हड्डी को हम पाली या पैटेला बोलते हैं। इन तीनों हड्डियों को आपस में जोड़ने के लिए कुछ मांसपेशियाँ, कुछ लिगामेंट्स होते हैं जिनकी वजह से ये सारी की सारी हड्डियाँ एक साथ जुड़ी रहती हैं, स्टेबिलिटी देती हैं, आपको जोड़ को एक दृढ़ता प्रदान करती हैं। उनमें 2 लिगामेंट होते हैं जो घुटने के अंदर बीचों बीच होते हैं, जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इनको इसलिए हम क्रूशिएट बोलते हैं। और आगे वाले लिगामेंट को हम ACL बोलते हैं क्योंकि इसका ये भी काम है कि ये घुटने को आगे जाने से रोकता है। जब आप सीढ़ी से उतर रहे हैं और उतरते उतरते एकदम से आगे की तरफ झटका लगेगा तो उस बैलेंस को बनाने का काम ये ACL करता है। इसी प्रकार से जो पीछे की तरफ लिगामेंट चल रहा है उसको हम PCL बोलते हैं। नाम से भी समझ में आता है, ACL यानी आगे वाला, PCL यानी पीछे वाला, तो वो PCL लिगामेंट होता है। इसके अलावा घुटने के साइड में आप जैसे पिक्चर में देखेंगे 2 लिगामेंट होते हैं, कोलैटरल लिगामेंट, जो घुटने को साइड फेस यानी इस तरफ जाने से या उस तरफ जाने से बचाने का काम करते हैं। अल्टीमेटली इनका काम स्टेबिलिटी देना है। तो ये लिगामेंट अगर किसी चोट की वजह से, गिरने की वजह से, पैर मुड़ने की वजह से अगर ये लिगामेंट टूट जाए तो उस इंसान के घुटने के अंदर स्टेबिलिटी की कमी आ जाएगी। यानी कि एक तो पेन तो होना ही होना है, लिगामेंट टूटा है, घुटने के अंदर सूजन आ सकती है क्योंकि लिगामेंट टूटने के साथ साथ वहाँ ब्लड भी भर सकता है, और भी स्ट्रक्चर एक लिगामेंट के टूटने पे कई सारी कंडीशंस होती है जो और भी आसपास की स्ट्रक्चर्स जो है इंजर्ड हो जाती हैं। तो पेन होगा, सूजन होगी, ब्लड भर सकता है घुटने के अंदर, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसको चलते वक्त बड़ी इंस्टेबिलिटी लगेगी। ये पेन ऐसा नहीं है कि जैसे किसी फ्रैक्चर के होने पे होता है, बट ये परेशान करने वाला पेन होता है। खास तौर से जो यंगर जनरेशन है या जो किसी स्पोर्ट्स में है, जो जिनका काम बहुत ज़्यादा चलने का, भागने दौड़ने का है, तो उनके लिए ये बहुत ही परेशानी का सबब बन जाता है। वो सीढ़ी से चलते हैं, नीचे की तरफ उतरते हैं, उनको बड़ी इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है, एप्रीहेंशन होता है, डर लगता है। तो इस लिगामेंट का होना बहुत ज़रूरी है। पर क्या हम इस लिगामेंट के टूटने पे हमेशा घबराएं कि अब तो बस कुछ बड़ी परेशानी हो गई है और हमारा ऑपरेशन होगा? ऐसा नहीं है। उसको हम इस वीडियो में समझेंगे। पता लगाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपको जब ये इंजरी हो जाए तो आप नी को किसी तरीके की ब्रेस में, नी ब्रेस या नी इमोबिलाइजर में उसको पैक कर दो। अब आपका नी ज़्यादा हिलेगा नहीं, तो आप आसानी से चल पाएंगे। डॉक्टर की सलाह से या कोई पेन किलर जिन्हें हम एनासिड या एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन भी बोलते हैं, वो मेडिसिन खाई जा सकती है। आइस पैक लगाया जा सकता है जिससे सूजन कम हो जाती है। उस हिस्से को रेस्ट देना चाहिए, थोड़ा सा ऊंचा करके रखना चाहिए, एलिवेशन जिसे बोलते हैं। कंप्रेशन यानी कि क्रैप बैंडेज बांधी जा सकती है। तो ये सारे काम करने के बाद आप एक डॉक्टर से सलाह लीजिए, डॉक्टर से लीजिए, नीम हकीम नहीं। डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो उनका काम होगा कि वो आपकी बात सुनेंगे, आपसे हिस्ट्री लेंगे किस प्रकार से आपका पैर मुड़ा था और वो इंजरी हुई थी। जब वो उस इंजरी को देखेंगे तो उसको क्लिनिकली एग्जामिन करके देखेंगे। उससे उन्हें किसी भी टेस्ट करने से पहले, एक्सरे या MRI करने से पहले ये पता लग जाएगा कि परेशानी कहाँ हो सकती है, और ये भी पता लग जाता है कि वो परेशानी कितनी ज़्यादा है। क्या ये वाकई में एक चिंताजनक बात है कि जिसके लिए हमें बाद में ऑपरेशन कराना पड़ सकता है? ये इस जांच से पता लग जाता है। डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। फिर जब थोड़ी सी इंजरी सेटल हो जाती है उसके बाद में एक MRI कराना चाहिए। MRI कराने से फ़ायदा ये होता है कि MRI सिग्नल बेस्ड टेस्ट है। उससे हमें सिग्नल से पता लग जाता है कि न केवल ACL या उसके पीछे चलने वाला PCL या साइड में चलने वाले कोलैटरल लिगामेंट या दोनों हड्डियों के बीच में एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं मेनिस्कस, गद्दी बोलते हैं, जो दोनों हड्डियों के बीच में गद्दी की तरह प्रोटेक्शन का काम करती है। तो ये सारी इंजरी हमें उस MRI से पता लग जाती है। पर ये एक सिग्नल बेस्ड मोडालिटी है। जरूरी नहीं है कि जो इसके अंदर आ रहा है उसी के बेस पे आपका डिसीजन जाएगा। यानी कि डॉक्टर आपको उसके लिए उस जो MRI में है उसी के बाद देखते ही बोल दे कि नहीं आपकी सर्जरी होगी। क्लिनिकल इवैल्यूएशन होगा
उस परेशानी से आपको कितनी दिक्कत हो रही है नहीं हो रही है वो देखा जाएगा। आपकी नीड क्या है, क्या आप मिडिल एज में हैं या आप यंग एज में हैं या ओल्ड एज में हैं। क्योंकि जैसे ही मिडिल एज से ऊपर की तरफ जाते हैं नॉर्मल इंसान के MRI कराने में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिन्हें देखकर आप सोच सकते हैं कि ये कितनी ख़राब चीज़ें आ रही हैं, इनके लिए तो ऑपरेशन होना चाहिए, पर ज़रूरी नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिडिल एज के अंदर सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि जहाँ आपको भागना दौड़ना पड़े और बहुत एक्टिव लाइफ स्टाइल रखनी पड़े। यंग पेशेंट के अंदर उनकी आगे की लाइफ के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, वो MRI के बाद ये डिसाइड करने के बाद हम उन्हें सलाह देते हैं कि अब हमें इस लिगामेंट को दोबारा बनाना पड़ेगा। इसे बनाने का तरीका यही होता है कि हमारी ही बॉडी से यानी पेशेंट की ही बॉडी से कुछ टिश्यू लिए जाते हैं अलग अलग हिस्से से। उन चीज़ों को एक तरीके से बायोलॉजिकली प्रिपेयर करके बोन के अंदर एक टनल बना के दोबारा से लिगामेंट बना दिया जाता है। आमतौर पे पेशेंट के सवाल होते हैं कि जो आप हमारी बॉडी से पार्ट निकालेंगे उससे कुछ कमी तो नहीं आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है, पर ACL की सर्जरी एक ऐसी सर्जरी होती है जहां सर्जरी खत्म होने के बाद ही सारी बातें कंप्लीट नहीं हो जाती हैं। रिहैबिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिहैबिलिटेशन का मतलब है कि एक पूरा का पूरा कोर्स है कि फिजियोथेरेपी किस तरीके से की जाए। स्टेज 1 की फिजियोथेरेपी क्या होगी, स्टेज 2 में क्या करेंगे, स्टेज 3 में क्या करेंगे। ऐसा नहीं कि ऑपरेशन हुआ और बात खत्म। तो वो सारी चीज़ें भी इसका एक पार्ट होती हैं। तो यहाँ 2 बातें ध्यान देने लायक हैं कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन और MRI दोनों जरूरी हैं, और सारे के सारे ACL के टूटने पे सर्जरी नहीं की जाती है, स्पेशली मिडिल एज या उसके बाद। और अगर उस कंडीशन में मिडिल एज में भी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं कि पेशेंट को फंक्शनली यानी कि काम काज करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तब सर्जरी के लिए कंसीडर किया जा सकता है। तो इसमें यंग पेशेंट में भी जरूरी नहीं है कि हमेशा सर्जरी की जाती है। साथ ही साथ मसल जो इसके आसपास होती हैं, हैमस्ट्रिंग मसल जो पीछे की तरफ है, क्वाड्रिसेप्स जो आगे की तरफ है, जो आप दोनों पिक्चर्स में देख सकते हैं, वो दोनों मसल की स्ट्रेंथनिंग बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ये दोनों मसल्स स्टेबिलिटी देती है नी को। लंबे समय तक नी ब्रेस पहनना भी ठीक नहीं है, उसे पहनने से आसपास की मसल वीक पड़ जाती है। ये सर्जरी के प्राइस की बात करें तो वो सेंटर डिपेंडेंट भी होती है। आप एक अच्छे बड़े सेंटर में सर्जरी कराएंगे तो उसके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वहाँ और सुख सुविधाएं भी मिलती हैं। आप एक ऐसे सेंटर पे भी सर्जरी को करवा सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सुविधाएं ना भी हों, तब भी ये ऑपरेशन किया जा सकता है। उससे काफ़ी पैसा बच जाता है। इसमें अलग अलग तरीके के इम्प्लांट होते हैं। कुछ इंडियन मेड इम्प्लांट होते हैं जो काफ़ी सस्ते पड़ते हैं, कुछ इंटरनेशनल और इम्पोर्टेड इम्प्लांट होते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि उनकी क्वालिटी थोड़ी बेटर होती है। तो ये सारी चीज़ें इसकी कॉस्ट को भी बनाती हैं। ज़्यादातर छोटे शहरों में सर्जरी थोड़ी मुश्किल होती है। अगर वहाँ सर्जन इसके लिए पूरी तरीके से योग्य हैं तो वो कर पाते हैं, अन्यथा बड़े शहरों में ये सर्जरी बहुत ही कॉमन है। बड़ी डे केयर टाइप की सर्जरी की एक दिन के अंदर ऑपरेशन हो जाता है और अगले दिन से ही चलाना शुरू कर देते हैं, थोड़ी प्रोटेक्शन के साथ। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब लाइफ केयर।